गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर ये हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम पे निर्भर होगा। आप किसी भी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके ही क्लास से रिलेटेड है। मेनली ये वीडियो यूपी बोर्ड को फोकस करके बनाया गया है। ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे सटीक है। आप यूपी बोर्ड में यदि पढ़ते हैं तो यूपी बोर्ड के ही सिलेबस को देखते हुए ये मॉडल पेपर बनाया गया है। आइए अब हम चलते हैं अपने मॉडल पेपर पे। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड में 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो कि बहुविकल्पी होता है। ऑब्जेक्टिव होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने आते हैं? 20 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का। टोटल नंबर कितना हो गया? 20 नंबर के होते हैं। उसके बाद से आते हैं अति लघु। अति लघु कितना आता है? तो अति लघु आपका आता है 6 प्रश्न। अति लघु से आते हैं 6 प्रश्न। एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? तो एक प्रश्न होता है 2 नंबर का। टोटल होता है ये भी 12 नंबर का। उसके बाद से आ जाएंगे लघु उत्तरीय पे। तो लघु उत्तरीय में कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। उसके बाद से दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है। तो दीर्घोत्तरीय कितने प्रश्न होते हैं? तो दीर्घोत्तरीय 3 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 6 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर हो गया? ये 18 नंबर का। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70 नंबर का। कुल आपका पेपर कितने नंबर का होता है? कुल नंबर 70 नंबर का आपका मैथ का मॉडल पेपर, आपके मैथ का पेपर होता है, जो कि आज हम लोग मॉडल पेपर उसी के तहत बनाए हुए हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने मॉडल पेपर पे। अभी हम लोग सबसे पहले क्या हल करेंगे? सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का किस नंबर से किस नंबर तक? तो 1 से 20 नंबर तक होते हैं। 2 खंड में बटे हुए होते हैं आपके पेपर। ये होता है खंड अ। खंड अ में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। उसके बाद से जो बाकी के ये 3 खंड हैं, ये खंड ब में होते हैं। खंड अ में 20 प्रश्न और खंड ब में भी 6, 5, 11, 3, 14 प्रश्न आपके खंड ब में भी होते हैं। लेकिन खंड ब ज्यादा नंबर का होता है, खंड अ कम नंबर का होता है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें आपको छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, सभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे, बहुविकल्पीय प्रश्न पे, और आइए हम सॉल्व करते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न को। अब हम सॉल्व करेंगे अपने पहले प्रश्न को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 180, चौथा ऑप्शन हमारा 36 है। आपको इसमें सवाल सॉल्व करने होते हैं, सही विकल्प चुनने होते हैं। उसके बाद से आपको एक सीट मिलती है, उसमें जो भी ऑप्शन सही होते हैं उसमें आपको भर देने होते हैं उस कॉलम को। जैसे मान लीजिए कि पहला का दिया होता है ए, ये सर्कल में होता है, बी लिख के सर्कल में होता है, सी लिख के सर्कल में, डी लिख के सर्कल में। जो भी विकल्प आपका सही होता है उसे आपको ये विकल्प पूरी तरह से रंग देना होता है। तो देखिए आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है और इस सवाल का आंसर क्या होगा। हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरे भली भांति उसको पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही होता है आपका एक फॉर्मूला। देखिए इसमें जो भी ऑप्शन दिए होते हैं, जो भी वैल्यू दी हुई होती है उसको रख लेते हैं। एलसीएम 60 है ना, तो यहाँ पे रखिए 60 इंटू एचसीएफ कितना है? 3 है। पहला नंबर कितना है? पहला नंबर है 12, तो 12 रखिए। इंटू में सेकंड नंबर नहीं दिया है तो सेकंड को वैसे ही रहने दीजिए। अब क्या होगा? 12 नीचे में आएगा तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? तो 60 गुणे में 3 बटा में 12। 12 से ये कितनी बार में? तो 12 से ये 5 बार में। तो 5 तिया 15। कितना हो गया सेकंड नंबर? सेकंड नंबर आपका हो गया 15। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो पहले प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हमारा और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और
एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है? 4 विकल्प हैं। सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, एक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। देखिए, शून्येतर परिमेय संख्या, इसका मतलब है कि शून्य के अलावा, शून्य को नहीं लिखना है, शून्य के अलावा जो भी नंबर होते हैं उनको आप लिख सकते हैं। शून्य के अलावा परिमेय संख्या जैसे में कोई लिखे, जैसे में हो गया 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? शून्य के अलावा परिमेय संख्याएं। एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 6, ये सब क्या होती है? ये अपरिमेय संख्या होती है। इन सब का आपको गुणा कर देना है, गुणा करके देखना है क्या वैल्यू आती है। देखिए यहाँ पे 3 करड़ी 3, 4 करड़ी 2, 5 करड़ी 5, 6 करड़ी में 6, ये सब कौन सा नंबर हो गए? ये सब भी अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या होगी मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? कौन सा ऑप्शन? तो सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, तो इसमें दिया है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इस सवालों को करने से पहले आपने अपने क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें आपको दिया होता है कि कौन से समीकरण के कैसे हल होते हैं। इसमें a1, b1, c1 ये वाली वैल्यू होती है और इसमें a2, b2, c2 ये वाली वैल्यू होती है। तो आइए इसे हम देखते हैं कैसे कैसे इसे हमें सॉल्व किया जाता है। देखिए 3 कंडीशन बनती है। एक होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें क्या होता है? जब भी ऐसी कंडीशन बने, इसका मतलब है कि इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब कोई ना कोई हल आपका आएगा, एक ही हल आएगा, अद्वितीय हल। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो अद्वितीय हल, ये पहला वाला कंडीशन हो गया। दूसरा वाला कंडीशन क्या होता है कि इसमें a1/a2 तो बराबर b1/b2 होता है, लेकिन दूसरा क्या नहीं होता है? तो c1/c2 बराबर नहीं होता। a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 नहीं होता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें क्या होता है कि कोई भी हल नहीं होता है। ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाती है कि कोई हल नहीं। क्या हो जाता है? कोई हल नहीं। एक और कंडीशन बनती है तीसरी। तो तीसरे में क्या होता है? तो तीसरे में होता है कि सारी वैल्यू बराबर हो जाए, a1/a2 हो जाए b1/b2 के और b1/c2 बराबर हो जाए c1/c2 के। इसमें क्या होता है? तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें अनेक हल आपको मिलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अब आइए ये 3 कंडीशन आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में से किसको यह फॉलो कर रहा है। देखिए ये हो गया, a1 का मान क्या है? 1, a2 का मान क्या है? 4, b1 का मान क्या है? 2, b2 का मान क्या है? 8, c1 का मान क्या है? -5, c2 का मान क्या है? -20। अब जो कटने वाला हो उसे कटाइए। 2 से 8 4 बार में, -5 से -20 4 बार में। क्या होगा? 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। देखिए a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब बराबर हो गए। और जब सब बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, जिससे कि सभी लोग ऐसे पेपरों को देख सकें जैसे उनके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप यूपी बोर्ड के हैं तो आपको तो स्पेशली देखना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए बने रहना है। अब चलिए हम देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। और आपको अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि आपने बहुविकल्पीय प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि आपको बहुत लंबा भी ना हो जाए, इसलिए आज हम लोग केवल बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे और इसके अगले वीडियो में मतलब कि कल आपको मिल जाएगा कौन सा प्रश्न, जो भी बचे हुए प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हल कर लेंगे और फिर से
एक दिन और इन दोनों वीडियो को हम मर्ज करके भी अपलोड कर देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे और देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या है, तो वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके पास 4, 13, 65, 875 और 1750। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो आइए हम सबसे पहले अपने प्रश्न को देखते हैं। जब भी आपको दो शेषफल की बात करें, आपको यदि नहीं भी करने आता हो फिर भी आप इन दोनों में से इन दोनों को बारी बारी घटा दीजिएगा। 70 में से 5 गया कितना हो जाएगा 65, 125 में से 8 गया कितना हो जाएगा तो 117। अब सबसे बड़ी संख्या जिससे इनको विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल बचे, तो इन दोनों का आपको क्या करना है, इन दोनों का निकालना है आपको एचसीएफ मतलब 65 से 117 में भागा दे दीजिए, कितनी बार जाएगा एक बार, तो यहाँ पे आया 65। अब कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52 से 65 को भागा देंगे एक बार जाएगा और यहाँ पे 52, 13 बच जाएगा। 13 से 52 को भागा देंगे, ये 4 बार में 52 आ गया और शेषफल में 0 0 होगा। और जब भी शेषफल 0 आ जाता है तो जिससे डिवाइड करने पर आता है शेषफल 0, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 13, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ प्रश्न का कौन सा ऑप्शन से हो गया, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको डायरेक्ट आता हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 65 और 117 का एचसीएफ 13 ही होता है, क्योंकि 13 के टेबल में दोनों आता है और उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं होता है। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे और देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए हमारा पांचवा प्रश्न क्या है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है 45, 55, 65, 75। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ये तो मतलब इजी है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख के जोड़ सकते हैं। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा तो 6 3 9, 9 9 18, 18 12 30, 15 45। 45 मतलब कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यही जब बड़ा दे दे तब क्या करना है, तो देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज ना, तो सबसे पहले 5 तक की संख्याओं का योग निकालिए। क्या होता है फॉर्मूला, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n n+1/2। तो 5 बोला था तो 5 इंटू में 5 1 6, तो 6 बटा में 2, 2 से 6 3 बार में अपान 3 15। अब जिसका भी गुणज बोला है उससे गुणा कर दीजिए। 3 का बोला है 15 × 45, 4 का बोला होता है 4 15 है 60, 5 का बोला होता है तो 15 5 75। आप ऐसे कर सकते हैं, कितना भी गुणज दे दे सबका निकाल लेंगे आप इसी फॉर्मूले के आधार पे। तो इस प्रकार से हमने अपने पांचवें प्रश्न को भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पे और देखते हैं छठवां प्रश्न कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने छठवें प्रश्न को। देखिए छठवां प्रश्न क्या है, तो द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविक्तकर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट और सेकंड सही है कि फर्स्ट और फोर्थ सही है कि थर्ड और फोर्थ सही है कि केवल फर्स्ट सही है, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको इस विविक्तकर के बारे में सोचना है। विविक्तकर होता क्या है, तो विविक्तकर को डी से दिखाते हैं और डी इक्वल टू क्या होता है, तो विविक्तकर डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। सबसे पहले इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए, b² - 4ac का। b की वैल्यू कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो 2 गुणे में 3, -4 का स्क्वायर 16 -4 दूनी 8 3 24, कितना आया -8। d की वैल्यू कितनी आई -8। तो दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है। हाँ, तो विविक्तकर शून्य से कम है, तो शून्य से कम है मतलब फर्स्ट वाला सही हो गया, मतलब जिसमें फर्स्ट है वो वाला ऑप्शन सही होगा, अन्यथा दूसरा ऑप्शन गलत होगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए इस डी के ऊपर क्या निर्भर करता है, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसमें जो आता है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल तो होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। यदि डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तब क्या होगी, वास्तविक मूल होंगे और दोनों वास्तविक मूल बराबर होंगे। जब भी डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होगा, दो
वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, इसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, और वास्तविक मूल्य नहीं होंगे तो कोई मूल्य वास्तविक नहीं है। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि समीकरण के कोई मूल्य वास्तविक नहीं है। जब भी डी का मान 0 से छोटा हो जाता है तो मूल्य वास्तविक नहीं, इसमें मूल्य वास्तविक होता है, इसमें भी मूल्य वास्तविक, इसमें वास्तविक नहीं होता है, और इसमें दोनों बराबर होते हैं, इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। समीकरण के विविक्तकार शून्य है तो शून्य नहीं है, ये वाला थर्ड वाला गलत। समीकरण के मूल्य वास्तविक है, मूल्य वास्तविक नहीं है, मूल्य आपके काल्पनिक है, तो फोर्थ वाला भी गलत। तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन। 6वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 7वें प्रश्न पे। अब हम 7वें प्रश्न को अपना हल करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न क्या है? ए ओ बी सी एक आयत है जिसके तीन शीर्ष ए 0 ओ 0 और बी जो है 5 0 है। इसका विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई क्या है? 5 है कि -2 है कि कड़ी में 34 है कि 4 है, ये आपको बताना है। तो आइए हम सबसे पहले एक आयत बनाते हैं जिसके 4 किनारे लिख लेते हैं, ए ओ बी और सी। ए की वैल्यू क्या है? 0,3, तो 0,3 इसके निर्देशांक 0,0 और इसके निर्देशांक 5,0 है। बी के निर्देशांक 5,0 है। आपको क्या बताना है? विकर्ण की लंबाई। तो ये इसकी एक विकर्ण हो जाएगी, इसी विकर्ण की लंबाई बतानी है। एक विकर्ण ये भी होगा, तो आपको इससे दिक्कत नहीं है कि इस विकर्ण का तो ये निर्देशांक दिया नहीं है। आयत के विकर्ण की लंबाई हमेशा बराबर होती है, आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो आप एक विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे तो दूसरे के भी निकल जाएंगे। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है निर्देशांक में, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह आपने पढ़ा होगा एक निर्देशांक वाले चैप्टर में। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। x2 का मान क्या है? x2 का मान 5 है, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? तो y2 का मान 0 है, -3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √25, और ये तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 9, 25 9 कितना हो जाएगा? 34। तो कितना आया? करड़ी में 34। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 7वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए हमारा 8वां प्रश्न क्या है कि यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 2 - 2 1/4 1/2। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। देखिए x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0, कोई भी एक मूल दिया होता है, इसका मतलब ये होता है कि x के जगह पे यदि इसका एक मूल रखा जाए तो पूरे समीकरण का मान 0 आ जाना चाहिए। तो आइए x के जगह पे 1/2 रख के देखते हैं। 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 1/2 माइनस 5/4 बराबर में 0। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। 1/4 माइनस 5/4 क्या होगा? -4/4। 1 में से 5 गया, 1 - 5 कितना होगा? -4/4। तो k/2 -4/4 बराबर में 0। 4 से 4 कट गया तो 1 हुआ, 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो k/2 - 1 बराबर 0, तो k/2 बराबर में 1, अतिरिक्त मल्टीप्लाई होगा तो k बराबर 2। कितना मान आया k का? k का मान आ गया आपका 2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे और देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब कब समरूप होते हैं? यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, उपयुक्त दोनों की इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज मतलब समान रूप के होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। हाँ सही है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। हाँ ये भी सही है। सी है उपयुक्त दोनों। जब ये दोनों सही है तो सी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। डी इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है क्योंकि इनमें तो ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी। 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने प्रश्न संख्या 10 पे।
अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। ए ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर, सी 3.5 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको त्रिभुज एबीसी बनाना है। बना लिए त्रिभुज एबीसी। अब इसमें नाम लिखिए, कोण सी बराबर 90, तो सी यहाँ पे होगा, ए इधर लिख लीजिए, बी इधर लिख लीजिए। क्या दिया है, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कितना होगा। सब लोग इतना तो जानते ही हैं कि ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कैसे निकलता है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी बराबर अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाए अंडर रूट में AC स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो करणी में 9 प्लस 16, 9 16 25, तो करणी में 25, तो करणी में 25 का मान हो जाता है 5, तो ये आपका आ गया 5। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या पूछा है, बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप। ये सी से जाने वाली माध्यिका की माप, ये क्या होता है, तो इस सी से जाने वाली माध्यिका कण की आधी होती है। ये एक प्रमेय है, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए कि सी से जाने वाली माध्यिका की माप समकोण त्रिभुज में कण की आधी होती है। कण कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5/2, तो कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 10वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 11वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 11वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान होगा 1 3/4, 1/2, 1/4। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर भी 1, इन दोनों की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में 1, और 1 से 1 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू क्या मान हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको भी तोड़ना है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या करना है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो साइन के पावर 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा, और इसमें वैल्यू बढ़ रही है 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। तो अब आप कहेंगे कि ये वैल्यू बढ़ गई, तब तो गड़बड़ हो गई, तो इसमें से घटा दीजिए -2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। देखिए अब आपकी वैल्यू अच्छी हो जाएगी, आपकी वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मूव -2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, अब इसमें जोड़े हैं तो घटाना भी है, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। देखिए तो इसमें आपको अब दिक्कत होने लगेगी, तो देखिए इससे तो ये कट जाएगा, लेकिन आपकी वैल्यू क्या करनी है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो किए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है 1। कितना मान हो जाता है 1, तो इसके जगह पे रखिएगा आप 1। देखिए कोई भी मान में अंतर नहीं पड़ रहा है, ये आ जा रहा है वैसा ही, इसलिए आपको करके दिखाया गया है कि इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी और ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करिए और -2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 आपको निकालनी है। कहेंगे कि स्क्वायर तो नहीं है, तो क्या करिए, तो -2 साइन थीटा कास थीटा लिखिए और इसमें गुणा कर दीजिए किससे, साइन थीटा कास थीटा से। देखिए मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, गुणा होगा तो फिर से ये वैल्यू मिल ही जाएगी आपको। तो 1 का स्क्वायर 1 -2 साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू में साइन थीटा कास थीटा, तो क्या हो जाएगी, ये भी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो 1 - 0 तो कितने वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपका आंसर क्या आया 1। 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पे और देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है।
अब हम सॉल्व करते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसका एक मान होता है, यदि आपको फॉर्मूला याद होगा sin 2a का तो उस पर इजी से सॉल्व हो जाएगा। sin 2a इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो अब देखिए इसके जगह पे इस वाली वैल्यू को रखिएगा तो 2 sin a cos a तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो यहाँ पर रखिए 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया तो क्या बचा cos a इक्वल टू 1। और cos a में cos कितने डिग्री का मान 1 होता है तो 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो cos a इक्वल टू cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब तुलना करेंगे तो एक कितने डिग्री के बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 12वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 13वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है 2/3 के, 1/3 के, 1/2 के, 3/4 के। ये आपको बताना है। देखिए ये दिया है 4 tan थीटा बराबर 3, जब 3 दिया है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4। अब आपको यहां से कड़ की वैल्यू नहीं निकालनी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, जो भी वैल्यू दी हुई है सब में cos थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए cos थीटा, यहाँ भी लिखिए cos थीटा और बटा में लिखिए अब इसी ये तो 4 sin थीटा बटा में लिख दीजिए cos थीटा और इधर में लिख दीजिए प्लस cos थीटा बटे में cos थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया और sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस में 1 बटे में 4 tan थीटा प्लस में 1। क्या हो जाएगा, प्लस में 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो 4 गुणे 3/4 माइनस में 1, नीचे भी 4 गुणे 3/4 प्लस में 1। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 2 से 4 घटा 2 बार में, तो आंसर आ गया आपका 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 13वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन, 1/2। कैसे हुआ, तो cos थीटा से ऊपर नीचे भागा दिया गया, ये tan थीटा हो गया तो 4 tan थीटा माइनस में 1, 4 tan थीटा प्लस में 1। अब tan थीटा के जगह पर रखा गया 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, यहाँ भी 4 से 4 कट गया, 3 1 4 हो गया, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, सेके प्लस tan a 1 माइनस sin a का मान होगा सेके sin a cosec a cos a। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी सेके है ना, सेक a प्लस में tan a इंटू में 1 माइनस sin a, तो ये हो जाएगा 1/cos a प्लस में sin a बटा में cos a, इधर हो जाएगा 1 माइनस sin a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin a बटा में cos a, अब 1 माइनस sin a। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अब ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे भी गुणा होगा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटे में cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर ए। ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटे में cos ए। ऊपर में 2 cos है, नीचे में 1 cos ए है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा आपका cos ए। cos ए मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पे और देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। करते हैं अपने 15 नंबर प्रश्न को। देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या है, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण थीटा डिग्री है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, दूसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180,
2 पाई आर थीटा बटा 360, 2 पाई आर थीटा बटा 180। इसी का आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्यखंड की जब बात करें तो जितने थीटा डिग्री की बात करेगा उतना बटा में टोटल 360 डिग्री। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तो दोनों परिधि के लिए हैं तो इसलिए ये दोनों ऐसे ही गलत हो जाते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है आपको तो 360 डिग्री वाला ही सही होता है। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 16 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 16 नंबर प्रश्न को। देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही कैसा होता है यही आपको बताना है। एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, दो अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु। आइए सबसे पहले हम सुराही को बनाते हैं। सुराही एक नीचे में ये सर्कल टाइप का होता है, सर्कल नहीं होता है, बीच से थोड़ा सा कटा होता है, उसके ऊपर ये बेलना आकार का लगा होता है। तो ये क्या हो गया, ऊपर में एक बेलन हो गया, एक बेलन और ये एक गोला हो गया। तो एक बेलन एक गोला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब हम सॉल्व करते हैं 17 नंबर प्रश्न को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 17 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा 2, 4, 3, 5। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। माध्य का मतलब एक और होता है, माध्यम को औसत भी कहा जाता है, माध्य को औसत भी कहा जाता है। तो देखिए कैसे निकलेगा, 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं को लिखिए तो 1 हो गया, 3, 5, 7 और 9, इन सभी को जोड़िए और 5 से भागा दे दीजिए क्योंकि 5 संख्याएं हैं। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25। तो 25 बटा 5 मतलब कितना हो गया, 5। तो माध्य कितना आया, 5। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 18 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 18 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी 30/2, 31/2, 33/2, 35/2। सबसे पहले आपको ये तो सही क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। जहां पर नहीं दिया होता है उसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, संख्याओं को गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनने वाली संख्या क्या हुई, सम। तो जब सम संख्या हो जाती है तो क्या करते हैं, n/2 और दूसरा n+1/2 करते हैं। n/2 प्लस में 1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6/2। यहाँ पे 6/2 + 1 मतलब ये तीसरा और ये चौथा। तीसरा और चौथे संख्याओं के योग को जोड़ करके बटा 2 करना होता है। तीसरे पे 16 है, चौथे पे क्या है, 17 है। तो 16 + 17/2 मतलब 33/2। इसका क्या हो जाएगी, माध्यिका 33/2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। यदि यही 7 संख्याएं होती, जो n का मान 6 आया, n का मान यदि 7 आया होता तो n का मान यदि सम आया होता तो n+1/2 हो जाता। तो 7 + 1/2 तो 8/2 हो जाता। तो 4 मतलब चौथी संख्या इसकी माध्यिका हो जाती। लेकिन जब सम संख्या होगा तो इस फॉर्मूले से आपका नंबर निकलते हैं और उन नंबरों को जोड़ करके बटा 2 करना होता है। तो इस 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 19 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने प्रश्न संख्या 19 को। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। माध्यिका क्या होगी हमें बताना है। 32, 34, 33 इनमें से कोई नहीं। तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक, माध्य और माध्यिका को लेकर के। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे जो भी वैल्यू निकालनी वो निकाला जा सकता है। यहाँ पे क्या निकालनी है, हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका की जगह पे हम x रख देंगे। माध्यिका की जगह पे क्या रख देंगे, x। बहुलक कितना है, 45। तो यहाँ पर रखिए 45 और यहाँ पे 3x माइनस में 2 गुणे में माध्य कितना है, तो माध्य आपका 27। 27 दूनी क्या होगा, 54। तो 54 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। तो 45 + 54 बराबर में 3x। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 99।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 33। x बराबर क्या हो जाएगा 33। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? माध्यिका क्या होगी? माध्यिका होगी हमारी 33, ऑप्शन नंबर बी। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 20वें प्रश्न को। देखिए क्या है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है 1/6, 1/3, 1/2 और 0। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। प्रायिकता कैसे निकाला जाता है? तो घटने वाली घटनाओं की संभावनाएं, जो घटना घटने वाली है उनकी संभावनाएं बटा में कुल संभावनाएं होती हैं। तो एक पासा को फेंका जाता है तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं? तो कुल 6 घटनाएं घट सकती है। अब जो पूछ रहा है वो कितनी घटनाएं घट सकती है उनको ऊपर में लिखा जाता है। 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 से छोटी एक विषम संख्या एक ही होती है, तो एक ही बार आ सकता है क्योंकि एक ही पासा फेंका जा रहा है। तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। 1/6 मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अब इसका जो अगला पार्ट है, मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न के 6 प्रश्न और लघुत्तरीय के 5 प्रश्न और दीर्घोत्तरीय के 3 प्रश्न, ये आपको अगले वीडियो में हमारे मिल जाएंगे। अगले वीडियो में पाने के लिए यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। हम जब तक आपका मैथ का पेपर नहीं हो जाता ऐसे ही मॉडल पेपर सॉल्व कराते रहेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा भी लग जाएगा और आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर भी ला सकेंगे। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। बाकी आपको अंत तक बने रहने के लिए एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद।